Hello everyone. Today we will discuss about the antepartum hemorrhage. I think you like this video, so please like and subscribe my page for more such videos. First, we like to discuss about the definition. It is defined as a bleeding from or into the genital tract after 28 weeks of pregnancy, but before the birth. This is the important line that bleeding occurs before the birth of the baby. It's always occur before the birth of the baby, and ब्लीडिंग कहाँ से होता है फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आप ध्यान से देखिए इटियोलॉजी देखते हैं एंटीपार्टम हेमरेज का तो एंटीपार्टम हेमरेज 3 तरीके से हो सकता है ठीक है 3 इटियोलॉजी है इसका बेसिकली एक होता है या तो प्लासेंटा में ब्लीडिंग हो ठीक है प्लासेंटल ब्लीडिंग 70% ऑफ द एंटीपार्टम हेमरेज इज ड्यू टू प्लासेंटल ब्लीडिंग दो तरह का होता है प्लासेंटा प्रीविया एब्रप्शियो प्लासेंटा प्रीविया 35% केसेस एंड एब्रप्शियो इज ऑल्सो 35% केसेस अनएक्सप्लेन और इडियोपैथिक अब कॉज नहीं पता हमें तो वो भी 25% होता है फिर एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेज में 5% मतलब जैसे लोकल सर्वाइकोवेजाइनल लीजन्स हो जैसे कि सर्वाइकल पॉलिप कार्सिनोमा सर्विक्स इरोजन या वेरिकोज वेन या लोकल ट्रॉमा उस केसेस में भी हम एंटीपार्टम अबाउट द प्लासेंटा प्रीविया this is the most important and many of the questions asked from this section. What is placenta previa? When the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segments over adjacent to the internal os is called placenta previa. मतलब प्लासेंटा जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में और कहाँ इंटरनल ऑस के आसपास ठीक है एडजेसेंट और बहुत टाइम इंटरनल ऑस पे ही उसको प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं प्लासेंटा जनरली अपर यूट्राइन सेगमेंट पे इम्प्लांट होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे क्यों आता है तो उसका इटियोलॉजी देखते हैं ऐसे तो इटियोलॉजी नॉट नोन है बट सम थ्योरीज आर स्टिल देयर फर्स्ट थ्योरी इज ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी इसमें क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि फर्टिलाइज ओवम जो होता है वो ड्रॉप डाउन हो गया आफ्टर इम्प्लांटेशन वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ गया जिसके कारण हो सकता है दूसरा माना जाता है परसिस्टेंस क्रॉनिक एक्टिविटी कोरियोनिक एक्टिविटी मतलब क्या कंटिन्यू कोरियॉन्स मूव कर रहे हैं जिसके कारण हो सकता है प्लासेंटा नीचे आ गया हो तीसरा कॉज हो सकता है डिफेक्टिव डेसिडुआ में डिफेक्ट हो या तो बिग सरफेस एरिया ऑफ द प्लासेंटा होगा सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया प्लासेंटा का तो हो सकता है रिस्क फैक्टर देखते हैं क्या क्या होता है फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज मल्टीपैरिटी कंटिन्यूअस मतलब दोबारा तिबारा प्रेग्नेंट हो रही हो सकता है उस रीजन से यूट्राइन थोड़ा लूज हो गया यूट्राइन मसल दूसरा कॉज हो सकता है मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर्स की फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है तो चांसेस 4 फोल्ड ज़्यादा चांस होता है प्लासेंटा प्रीविया का हो सकता है यूट्राइन स्कार हो इसलिए लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आके इम्प्लांटेशन में प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो रहा प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में चला गया हो सकता है पहले से प्लासेंटा प्रीविया का हिस्ट्री हो या क्यूरेटाज हुआ हो पेशेंट का या पेशेंट स्मोकिंग करती है ये सब केस में भी प्लासेंटा प्रीविया हम देख सकते हैं तो अब हम इसका पैथोलॉजिकल एनाटॉमी देखते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या होता है प्लासेंटा क्या होता है या तो लार्ज होगा एंड थिन होगा और पुअरली एडेरेंट टू द पुअर डेसिडुआ फॉर्मेशन इन द क्या होता है प्लासेंटा बहुत बड़ा हो जाता है और थिन होता है और जो वो डेसिडुआ से उतने अच्छे से एडेयर नहीं हो पाता है मतलब इतना एडेशन नहीं होता है जिसके कारण लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इजिली मूव कर जाता है अम्लाइकल कॉर्ड क्या होता है हो सकता है अम्लाइकल कॉर्ड बहुत क्लोज हो जाता है इंटरनल ऑस से और फीटल वेसल जो होता है इंटरनल ऑस में रन करने लगता है इन द विलामेंटस इंसर्शन गिविंग राइज टू द वासा प्रीविया एंड मे रप्चर अलॉन्ग विद द मेम्ब्रेन और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है वेस्कुलरिटी इंक्रीज कर सकता है जिसके कारण सर्विक्स में क्या हो सकता है सर्विक्स में सॉफ्ट ऑफ अराइवल हो सकता है ठीक है अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द प्लासेंटा प्रीविया अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लेटरल प्लासेंटा प्रीविया इसमें क्या होता है मेजर जो प्लासेंटा का पार्ट होता है वो अटैच हो जाता है अपर यूट्राइन सेगमेंट से ठीक है देखो मैक्सिमम जिसमें क्या होगा ना कि अपर यूट्राइन सेगमेंट्स में ही प्लासेंटा होगा मतलब इंटरनल ऑस से पहले होगा इंटरनल ऑस को टच नहीं करेगा इसमें कभी ओनली इसका जो लोअर मार्जिन है मेनली अपर यूट्राइन सेगमेंट में बस इसका जो लोअर मार्जिन है वो लोअर सेगमेंट के पास चला जाता है ठीक है तो डेफिनेशन क्या मेजर पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज अटैच टू द अपर सेगमेंट्स ओनली द लोअर मार्जिन इनक्रॉचेस ऑन टू द लोअर सेगमेंट बट नॉट रीचेस देखिए ये इंटरनल ऑस है इंटरनल ऑस से पहले है तो इंटरनल ऑस को रिच नहीं कर रहा है ठीक है दूसरा होता है टाइप 2 जिसको बोलते हैं मार्जिनल इसमें क्या होता है प्लासेंटा रिच कर जाता है इंटरनल ऑस से बट डज नॉट कवर इट देखिए ये जस्ट रिच किया है बट ये इंटरनल ऑस को पूरा कवर नहीं किया है तो इस केस में हम देखते हैं इंटरनल ऑस से दूर है बट ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मतलब इंटरनल ऑस के जस्ट टच किया के मार्जिन को ओके थर्ड होता है इनकम्प्लीट और पार्शियल अब इनकम्प्लीट एंड पार्शियल का मतलब क्या कि हाफ कवर कर ले तो इट्स लाइक प्लासेंटा कवर्स इंटरनल ऑस पार्शियली इसमें हाफ कवर कर लिया ओके और फोर्थ होगा पार्शियली सेंट्रल बोलते हैं इसको इनकम्प्लीट भी बोलते हैं फोर्थ होता है सेंट्रल और कंप्लीट नाम में ही है कंप्लीट मतलब इंटरनल ऑस को कंप्लीटली कवर कर ले मतलब प्लासेंटा covers the internal os completely after it is fully dilated
ओके। एक और क्लासिफिकेशन है, रिवाइज क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं ट्रू प्लासेंटा प्रीविया और लोअर लाइंग प्लासेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है, प्लासेंटा पूरा कवर कर ले इंटरनल हॉर्स को तो बोलते हैं ट्रू प्लासेंटा प्रीविया, कवर्स इंटरनल हॉर्स। और लोअर लाइंग में क्या होता है, प्लासेंटा जो होता है ना कवर करता है 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल हॉर्स बट डज नॉट कवर फुली। मतलब क्या करता है, इंटरनल हॉर्स को 2 सेंटीमीटर तक ही कवर करता है पर पूरा इंटरनल हॉर्स नहीं कवर हो सकता है। इसको टाइप 1 भी बोलते हैं। टाइप 1 में हम देखे थे कि प्लासेंटा प्रीविया इस केस में ऊपर ही रहता है, मतलब टच नहीं करता इंटरनल हॉर्स को, 2 सेंटीमीटर एबव रहता है। ओके। कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग क्या क्या है, मतलब देखिए अब ऐसे केसेस में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। दिस आर द पिक्चर्स विच आर गिवन इन द बुक। नाउ कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग क्या होता है, प्लासेंटा जो ग्रो करता है स्लोअर डाउन इन द लेटर मंथ। क्या होता है, प्लासेंटा का ग्रोथ जो होता है ना लेटर पीरियड में कम हो जाता है मंथ में, जिसके कारण लोअर सेगमेंटेड डायलेशन होने लगता है और इन इलास्टिक प्लासेंटा सेयर्ड हो जाता है और वॉल ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होता है। ठीक है। क्लिनिकल फीचर देखते हैं, इसमें सिर्फ एक ही सिम्टम्स पेशेंट कंप्लेंट करेगा, वो है वेजाइनल ब्लीडिंग। और पेशेंट का सिम्टम्स क्या होगा कि उसको सडन अचानक से बिना दर्द के ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है। सडन पेनलेस एपरेंट कॉजलेस और रिकरेंट ब्लीडिंग हो रहा है। पेशेंट बोलेगी मतलब उसको ब्लीडिंग बार बार हो रहा है रह रह के, बट उसको कोई पेन नहीं है और अचानक से ब्लीडिंग हो रहा है। साइंस देखेंगे तो ऐसा तो कोई साइन नहीं है, पर ब्लीडिंग हो रहा है तो हमें जनरल कंडीशन चेक करना पड़ेगा, पैलेडिक टेरेस एंड ऑल द जनरल सर्विस। आफ्टर दैट वी चेक फॉर द एनीमिया एंड प्रोपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस। प्री एक्लेम्पसिया कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेट कर देता है प्लासेंटा प्रीविया के केस को। हम लोग उसके बाद एनीमिया को हमेशा अकम्पनीट करते हैं प्लासेंटा प्रीविया में, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन है तो हो सकता है एनेमिक हो जाए प्लासेंटा प्रीविया के कारण। अब हम उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, साइज ऑफ यूट्रस देखेंगे। साइज ऑफ यूट्रस ऑफ कोर्स पीरियड ऑफ गेस्टेशन के प्रोपोर्शनेट होगा, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में अभी तक बच्चे को कुछ नहीं हुआ है एंड इट्स लाइक कि प्लासेंटा लोअर्स डाउन हो गया है, तो साइज ऑफ यूट्रस कॉरस्पॉन्ड करेगा पीरियड्स ऑफ गेस्टेशन। यूट्रस जो होगा वो आप जब फील करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा यूट्रस रिलैक्स सॉफ्ट एंड इलास्टिक है। परसिस्टेंस माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, अब प्लासेंटा नीचे आ गया पहले से ही तो हो सकता है माल प्रेजेंटेशन मिले, ब्रीच हो या फिर अनस्टेबल प्रेजेंटेशन हो। ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब बेबी का लेग हो सकता है नीचे हो या फिर बच्चा एबनॉर्मली ट्रांसवर्स डायमीटर ऐसे लाइक कर रहा हो। ट्विन प्रेगनेंसी का भी चांस बढ़ जाता है प्लासेंटा प्रीविया के केस में। हेड इज फ्लोटिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। हेड फ्लोट करेगा कॉन्ट्रास्ट पीरियड ऑफ फीटल हार्ट्स ऑन यूजुअली प्रेजेंट। फीटल हार्ट्स ऑन प्रेजेंट होगा। और ब्लड का जो कलर है वो फीमेल से आपको पूछना होगा कि आपको किस कलर का ब्लड आता है, तो वो हमेशा बोलेगी उसको ब्राइट रेड कलर का ब्लड ऑब्जर्व होता है, मतलब कि वो फ्रेश ब्लड है। फ्रेश ब्लड है मतलब वो जस्ट ब्लीड कर रहा है और आ रहा है। ठीक है। तो वो ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो रहा है। वेजाइनल एग्जामिनेशन हम कर नहीं सकते प्रेग्नेंट वुमेन में, तो नहीं करते। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, प्लासेंटोग्राफी कराएंगे। मेरे दिमाग में आ गया कि सडन पेनलेस ब्लीडिंग है और अचानक से हो रहा है और रिकरेंट भी हो सकता है वो, तो हम क्या करेंगे, मेरे दिमाग में चल रहा है ब्लड का कलर रेड है, ब्राइट रेड है, मतलब फ्रेश ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, तो मेरे दिमाग में होगा कि ये हो सकता है प्लासेंटा प्रीविया का केस है, तो हम प्लासेंटोग्राफी कराएंगे। सोनोग्राफी कराएंगे, या तो ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कराएं या ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराएं। ओके। ट्रांस वेजाइनल ट्रांस एब्डोमिनल। एमआरआई भी करा सकते हैं अगर रूल आउट करना एग्जैक्ट पोजीशन एंड ऑल द एडवांस केसेस। मैनेजमेंट क्या करेंगे, हम पहले एट होम क्या क्या मैनेजमेंट करना है। इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइजेशन ले जाना होगा, क्योंकि ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एन इमरजेंसी साइन, सो वी शुड कंसल्ट टू आवर डॉक्टर्स फर्स्ट। आफ्टर दैट वी टेक बेड रेस्ट। स्टेराइल वल्वा पैड इज अप्लाइड, ऑफ कोर्स पैड अप्लाई करके रखेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल में आके सेंट्रल हेमरेज चेक करेंगे। इमीडिएट अटेंशन क्या करेंगे, कितना ब्लड लॉस हो रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस पर ध्यान देंगे। ब्लड सैंपल्स देखेंगे लेंगे, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण हमें ब्लड भी चढ़ाना पड़े। ठीक है। तो ब्लड सैंपल ले लेंगे उसका पेशेंट्स का। उसके बाद क्या करेंगे, लार्ज बोर आईवी कैनुला इन्फ्यूजन के लिए एनएस के लिए लगाएंगे पेशेंट के हाथ में आईवी कैनुला। फिर हो सकता है जेंटल एब्डोमिनल पैल्पेशन करेंगे, एब्डोमिन को चेक करेंगे, फिर वल्वा का इंस्पेक्शन करेंगे। ओके। उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आते हैं कि आप पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे। तो प्लासेंटा प्रीविया का ट्रीटमेंट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में आता है मैकएफे एंड जॉनसन रेजिमेन। इसमें क्या करते हैं, स्टेप 1 में कि पेशेंट को एडमिट करते हैं। पेशेंट एडमिट हुआ मेरा, उसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ठीक है। अगर गैस्टेशनल एज 34 वीक से कम है तो एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो प्रेजेंट है तो टोकोलाइटिक्स देंगे। ठीक है। निफेडिफिन उस समय ड्रग ऑफ चॉइस है। गैस्टेशनल एज 34 वीक से कम है और कॉन्ट्रैक्शंस आर प्रेजेंट तो हम लोग टोकोलाइटिक्स देंगे और निफेडिफिन ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर और सब केस में इंडोमिथासिन और टर्ब्यूटालिन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इंडोमिथासिन एंटीप्लेटलेट होता है और टर्ब्यूटालिन टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन करा सकता है। अगर गैस्टेशनल एज 32 वीक्स से भी कम है या उतना तो हम MgSO4 देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट न्यूरो प्रोटेक्शन करेगा बेबी का। और फिर हम एंटी डी इंजेक्शन देते हैं RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के केस में। अगर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है तो हम एंटी डी देंगे इंजेक्शन। फिर एनीमिया करेक्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन को हमको अप टू 10 तो रखना ही है मिलीग्राम। फिर फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे वीकली। ठीक है।
फिर उसके बाद बायोफिजिकल प्रोफाइल देखेंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग देखेंगे और फिर यूएसजी वगैरह करेंगे। सर्वाइकल सर क्लास का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब करेंगे? बेबी को डिलीवर 36 to 37 वीक्स प्लस 6 डेज, ओके। ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिव मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? इंडिकेशन ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट। क्या क्या इंडिकेशन है? कब हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं और डेफिनेटिव मैनेजमेंट तब करते हैं जब ब्लीडिंग जो होता है 32 वीक्स पे या आफ्टर 37 वीक्स हुआ, 37 वीक्स या 37 वीक्स के बाद कब ब्लीडिंग होता है तो हम डायरेक्ट डेफिनेटिव मैनेजमेंट करते हैं। या पेशेंट लेबर में हो, पेशेंट आया बोल रहा है वो लेबर में है, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम तब एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे। या तो हो सकता है, सॉरी, एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। पेशेंट जो होता है वो आपको पहले से ही उसका स्टेट लग रहा है कि उसका एडमिशन मतलब पहले से ही बेचारा लग रहा है कि बहुत अनस्टेबल है, तो उस कंडीशन में करेंगे। फिर कंटिन्यूइंग मॉडरेट ब्लीडिंग जो होता है कंटिन्यू हो रहा है, मॉडरेट डिग्री का ब्लीडिंग हो रहा है, और या से हो सकता है बेबी विद अ नॉन रीअस्योरिंग कार्डियक स्टेटस, मतलब हमें उससे हार्ट बीट नहीं मिल रहा, फिटल हार्ट साउंड नहीं मिला, या तो हो सकता है बेबी का डेथ और कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज प्रेजेंट है, तो उस केस में हम डेफिनेट और एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। डेफिनेट और एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है? ऑफकोर्स हम बेबी डिलीवर कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल, तो इसका मतलब हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। कब? जब प्लेसेंटल इज विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरनल लॉस, ठीक है। नाउ मोस्टली यूज इट रिड्यूसेस द मैटरनल इज बट इम्पल्स बट ऑल्सो इम्प्रूव्स द फीटल सेवेज, ठीक है। तो होता क्या है कि फीटल का सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है सिजेरियन सेक्शन का। तो अगर प्लेसेंटल एज विद इन 2 सेंटीमीटर इंटरनल लॉस के है तो हम ये करेंगे। अगर प्लेसेंटल एज जो होता है क्लियरली 2 to 3 सेंटीमीटर एवव है तो हम इजली वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब हम वेजाइनल डिलीवरी देख सकते हैं। नाउ विल सी अ चार्ट विच इज टीम ऑफ मैनेजमेंट और प्लेसेंटा प्रीविया इन हॉस्पिटल। देखेंगे बुक में जो एक टेबल दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। नोट्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, बट एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज के पेशेंट को पहले तो एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, उसके बाद हम क्या करते हैं? जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, क्लिनिकल उसका असेसमेंट करेंगे, ब्लड लॉस कितना हो रहा है, हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रिट, ये सब देखेंगे, ब्लड ग्रुपिंग, ABO-RH ब्लड ग्रुपिंग, फिर रिसक्सिटेशन करेंगे। मैंने पहले बताया था आईवी इन्फ्यूजन के लिए कैनुला, वाइट बोर्ड नीडल कैनुला डालेंगे और फिर हम लोग सलाइन इन्फ्यूजन कर सकते हैं, ओके। फिर लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। उसके बाद 2 तरह का मैनेजमेंट था, एक एक्टिव एक एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? कब कब एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करते हैं? जब कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो और प्रेगनेंसी 37 वीक से कम था और पेशेंट जो होता है ना स्टेबल होना चाहिए हीमोडायनेमिकली, फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा, रीअस्योरिंग होगा और CTG रीएक्टिव फीटस दिखाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे 37 वीक्स के केस में। और अगर एक्टिव कब केस करते हैं? जब ब्लीडिंग कंटिन्यू हो प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी क्या हो मोर देन क्या हो 37 वीक्स, पेशेंट लेबर में आया हो, इस एक्स एग्न्यूटेड हो या फीटल हार्ट्स और नॉन इस्योरिंग हो या एब्सेंट हो या कोई ग्रॉस फीटल माल एब्जॉर्प्शन हो या पेशेंट स्टेरॉइड थेरेपी है इफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लेस देन 34 वीक्स, ओके। इस केस में हम क्या करेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें पता चला कि प्लेसेंटा का एज जो है वो मोर देन 2 to 3 सेंटीमीटर है अवे फ्रॉम द इंटरनल लॉस, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे? व्हेन ट्रायल ऑफ द लेवर इज डिसाइडेड, तो क्या करेंगे? मोस्ट वुमेन इज लो लाइंग प्लेसेंटा, तो सीजेरियन डिलीवरी करेंगे। पहले देखेंगे कि हम लोग लेवर ट्राई करेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे OT पे। फिर हम लोग ARM और ऑक्सीटोसिन लेंगे, लेवर इंड्यूस कराएंगे पेशेंट में। अगर लेवर सेटिस्फैक्ट्री है, जितना हम लेवर इंड्यूस करा है उतना सेटिस्फैक्ट्री पेशेंट लेवर में है, सर्वाइकल डायलेशन चेक करेंगे। अगर प्रॉपर सर्वाइकल डायलेशन और प्रॉपर लेवर आ रहा है पेशेंट को तो हम वेजाइनल डिलीवरी करा देंगे। बट अगर ब्लीडिंग अभी भी कंटिन्यू है, कोई लेवर इनिशिएशन नहीं है पेशेंट में आफ्टर गिविंग ऑक्सीटोसिन ARM, देन वी विल डू सिजेरियन सेक्शन। अगर मोस्ट ऑफ द वुमेन में लो लाइंग प्लेसेंटा होता है तो उसमें हम रिस्क नहीं लेंगे और डायरेक्टली सिजेरियन डिलीवरी कराएंगे। मोस्ट फीमेल में क्या होता है? लो लाइंग होता है तो सिजेरियन सेक्शन कराते हैं और प्लेसेंटा एज अगर विद इन 2 सेंटीमीटर है तो हम कोई इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे और डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन करेंगे। तो हम लोग 3 मैनेजमेंट देखे, एक 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो इंटरनल प्लेसेंटा का एज इंटरनल सर्विक्स से, उस केस में अगर सेटिस्फैक्ट्री मेरे पास रिस्पॉन्स है लेबर का तो हम ओनली उस केस में वेजाइनल डिलीवरी कराते हैं। बाकी सारे केसेस में ब्लीडिंग कंटिन्यू हो, लेवर नहीं इनिशिएट हो रहा है, लो लाइंग प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा का एज विद इन 2 सेंटीमीटर, सब केस में हम सिजेरियन सेक्शन ही एक्टिव मैनेजमेंट होता है। या फिर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में भी 37 वीक्स के बाद हम सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं। Is there any confusion? You can comment on the comment section and I will answer it.